दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारत के संविधान में प्रदत्त अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों की। क्या क्या उनको सुरक्षा मिली हुई है, किस तरह से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों को विशेष संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई है। क्या क्या सेफगार्ड संविधान में दिए गए हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समानता और न्याय के दो आदर्श भारतीय संविधान के आधार स्तंभ हैं। भारत का संविधान धर्म, जाति, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यही कारण था कि भारत के संविधान में सांप्रदायिकता के आधार पर किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व को स्थान नहीं दिया गया, फिर चाहे वह विधायिका हो या कार्यपालिका हो। दोस्तों, समता और न्याय के संवैधानिक शब्द कहीं खोखले नारे साबित न हो, इसलिए ऐसे प्रावधान बनाए गए जो वास्तव में समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के उत्थान की दिशा में ठोस कदम साबित हों। जब तक सामाजिक समतलीकरण की दिशा में ठोस प्रयास नहीं किए जाएंगे, तब तक देश का लोकतांत्रिक सफ़र सिर्फ अधूरा ही नहीं बल्कि अर्थहीन होगा। इन बातों को ध्यान में रखकर भारत के संविधान में कुछ अस्थायी परमानेंट और कुछ अस्थायी नॉन परमानेंट प्रावधान किए गए, ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को राष्ट्र के शेष लोगों के साथ बराबरी के स्तर पर खड़ा किया जा सके। इसके साथ ही कुछ ऐसे प्रावधान भी बनाए गए हैं जो संख्यात्मक दृष्टि से अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक, भाषाई एवं अन्य अधिकारों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सकें। ऐसे कई संवैधानिक रक्षा कवच यानी सेफगार्ड्स के प्रावधान किए गए हैं, जिससे बहुसंख्यक समुदाय संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग करके अल्पसंख्यक अधिकारों का दमन न कर सके। दोस्तों, कई बार कई प्रबुद्ध अल्पसंख्यक नेताओं द्वारा आशंका व्यक्त की गई थी कि स्वतंत्र भारत में अल्पसंख्यकों को शायद वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व न प्राप्त हो सके जिसका उन्हें अधिकार है। पर यदि पिछले 75 वर्षों के इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि साधारण प्रतिनिधित्व को तो छोड़िए, अल्पसंख्यक समुदाय से देश के सर्वोच्च पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, जज, मंत्री, राजदूत और तमाम अन्य वरिष्ठ पदों पर लोग नियुक्त हुए हैं। यह भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषता है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तरह की आशंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं कि स्वतंत्र भारत में अल्पसंख्यकों को वह अधिकार नहीं मिल पाएगा जिसका वे अधिकारी हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान सभी तरह के अल्पसंख्यकों, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हों, भाषाई अल्पसंख्यक हों, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हों, सभी के धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के सेफगार्ड यानी रक्षा कवच के प्रावधान के संविधान में प्रावधान किए गए हैं। इनमें से कुछ तो संविधान में अस्थायी परमानेंट व्यवस्था के रूप में उपलब्ध हैं और कुछ नॉन परमानेंट हैं, मतलब कुछ समय के लिए हैं। जो नॉन परमानेंट हैं वे तभी तक प्रभावकारी रहेंगे जब तक समाज के पिछड़े वर्गों के लोग शेष समाज के साथ बराबरी से न खड़े हो जाएं। दोस्तों, जहां तक संविधान के अंदर अल्पसंख्यकों के अस्थायी अधिकारों की बात है, देखा जाए तो हर व्यक्ति को उपलब्ध धार्मिक अधिकार समान ही हैं। वे सभी को समान रूप से उपलब्ध हैं। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है और वह किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए कार्य नहीं कर सकता। दोस्तों, यदि भारतीय समाज के किसी वर्ग की अपनी अलग भाषा, लीप या संस्कृति है तो उस वर्ग के लोगों का आर्टिकल 29(1) के अंतर्गत उसे संरक्षित यानी कंजर्व करने का मौलिक अधिकार है, कंजर्वेशन का अधिकार है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करना चाहता है तो राज्य को यह अधिकार नहीं होगा कि वह कानून बनाकर उसके ऊपर कोई भाषा और संस्कृति थोपे। मतलब साफ है
कि बहुमत की भाषा और संस्कृति को अल्पसंख्यकों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। यदि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो वह असंवैधानिक होगा। संविधान का आर्टिकल 29(1)(a) न सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि भाषाई अल्पसंख्यकों को भी वही सुरक्षा प्रदान करता है। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देना या अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रयोग अल्पसंख्यकों को आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत प्राप्त उनके भाषाई सुरक्षा से वंचित नहीं कर सकता। दोस्तों, संविधान सभी प्रांतीय सरकारों को निर्देश देता है कि अल्पसंख्यक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराए। भारत का संविधान आर्टिकल 350(a) के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह प्रांतीय सरकारों को इस संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी करें। यही नहीं, संविधान के आर्टिकल 350(b) के अंतर्गत राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं जो भारतीय भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा के मामलों की जांच करेंगे और राष्ट्रपति को इस बारे में अवगत कराएंगे। इसके अलावा संसद ने 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया ताकि संघ और राज्यों के कानूनों में संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा पर कड़ी नज़र रखी जा सके। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 29(2) के अंतर्गत किसी भी नागरिक को सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के भी आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी के साथ भी धर्म, नस्ल, भाषा, जाति इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। विशेष तौर पर संघ सरकार द्वारा नियंत्रित और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के विषय पर खास तौर से। दोस्तों, संविधान का आर्टिकल 31 सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं खोलने और उनके संचालन का मौलिक अधिकार देता है। संविधान का आर्टिकल 29(1) अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा एवं लिपि को संरक्षित कंजर्व करने का मौलिक अधिकार देता है। अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के अलावा दूसरे शैक्षणिक संस्थाओं में जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, संविधान के 44वें संशोधन 1978 के माध्यम से आर्टिकल 31 यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, पर अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं के पक्ष में विशेष व्यवस्था दी गई, जहां एक तरफ बहुमत समाज द्वारा मेजॉरिटी नियंत्रित या संचालित किसी संपत्ति या शिक्षण संस्था का सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने की स्थिति में उनके पास उचित मुआवजा पाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं होगा, वहीं पर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थान का अधिग्रहण बिना उचित मुआवजा के नहीं हो सकता। संविधान के आर्टिकल 31(a) के अनुसार सरकारी मुआवजा इतना पर्याप्त होना चाहिए ताकि अल्पसंख्यकों के अस्तित्व के अधिकार को किसी भी प्रकार हानि न हो। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 30 क्लास 2 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को सरकारी सहायता प्रदान करने के विषय पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से अनेक बिंदुओं को स्पष्ट किया है, टच किया है। जैसे सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने के अधिकार के साथ साथ अपने समुदाय के बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। दोस्तों, हालांकि देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और संविधान के आर्टिकल 351 के अंतर्गत राज्यों को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का निर्देश है, फिर भी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता जिससे संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। दोस्तों, संविधान आर्टिकल 45 में संविधान का जो आर्टिकल 45 है, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाए जाने की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। परंतु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि प्राथमिक शिक्षा सिर्फ
सरकार द्वारा नियंत्रित सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। ऐसा करना भाषाई अल्पसंख्यकों के उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा जिसके अंतर्गत उन्हें अपने समुदाय द्वारा संचालित स्कूलों में जाने का मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता है। दोस्तों, शिक्षण संस्थाओं को सरकारी सहायता प्राप्त करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। मतलब शिक्षण संस्थाएं सरकारी सहायता प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकती, क्लेम नहीं कर सकती। चूंकि सरकारें तमाम शिक्षण संस्थाओं को सहायता प्रदान करती हैं और समय समय पर कुछ शर्तें भी लागू करती हैं, पर सरकारी शर्तें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो व्यावहारिक रूप से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को आर्टिकल 31 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों से वंचित कर दे। ऐसे कड़े नियम नहीं बनाए जा सकते। मौलिक अधिकारों से समझौता करके सरकारी सहायता प्राप्त करना किसी भी प्रकार उचित नहीं होगा। दोस्तों, प्रत्येक भाषा और धार्मिक समुदाय को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने, उन्हें संचालित करने का संवैधानिक अधिकार है, पर सरकार द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये पॉइंट है। सरकार मान्यता प्रदान करने के एवज में कुछ शर्तें लागू कर सकती हैं, जैसे शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम इत्यादि, पर ऐसी शर्तें नहीं थोपी जा सकती जिसके परिणाम स्वरूप आर्टिकल 31 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों से अल्पसंख्यक समुदाय वंचित हो जाए। आर्टिकल 31 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार उतना प्रभावी नहीं होगा यदि सरकार ऐसे शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान न करे। सरकार तर्कसंगत शर्तें लागू कर सकती है, पर ऐसी शर्तें लागू नहीं कर सकती जिससे शिक्षण संस्थाओं का संचालन ही कठिन हो जाए। उदाहरण के लिए, मान्यता प्रदान करने के एवज में सरकार शर्त लगाती है कि संस्था विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं लेगी। अब प्रश्न उठता है कि यदि संस्था फीस नहीं लेगी तो संस्था चलेगी कैसे? इस वित्तीय हानि की भरपाई कैसे होगी? तात्पर्य यह है कि सरकार कोई ऐसी शर्त नहीं लागू कर सकती जिससे आर्टिकल 31 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाए। हाँ, यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अधीन हैं, ताकि अध्ययन अध्यापन का समुचित स्तर बना रहे। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 16(2) के अंतर्गत सरकारी नियोजन यानी एम्प्लॉयमेंट में धर्म, नस्ल और जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। दोस्तों, अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर मैंने विस्तार से चर्चा की ताकि आपको यह टॉपिक स्पष्ट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।